जिंदगी 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 कोई सपना नहीं। ये कहानी एक ऐसे फिल्मकार की है जिनकी पहचान ही फिल्में थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्मों को दे दी। वो सबसे अलग माने जाते हैं अपनी फिल्मों की वजह से। मूक फिल्मों के शुरुआती दौर से लेकर 1980 के दशक में उभरी डिजिटल तकनीक तक सिनेमा के तकनीकी सफर में वो साक्षी रहे हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात। एक ऐसे फिल्म निर्माता थे जिनकी पुरानी फिल्म सिनेमा हॉल से तभी उतरती थी जब तक उनकी एक और नई फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं हो जाती थी। लड़ाई के मैदान से भागकर माता के आंचल का साया ढूंढना एक भारत सपूत का कर्तव्य नहीं। अपने देश की आन पर जान देने के बदले उसकी सेवा से जी चुराना वीरता नहीं। वो ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने हर विषय पर फिल्म बनाई थी और आज भी उन्हें उनकी फिल्मों के जरिए सामाजिक बदलाव लाने वाली फिल्मों के फिल्मकार के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन आप एक बात नहीं जानते होंगे कि इस फिल्मकार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर स्पॉट बॉय की थी। जी हाँ, बहुत नीचे से वो ऊपर आए थे। और आप अचंभित होंगे ये बात जानकर कि उनकी अपनी ही फिल्म से अपनी फिल्म कंपनी से इसलिए निकाल दिया गया कि उन पर आरोप लगा था चरित्रहीनता का। और आप एक बात नहीं जानते होंगे कि उनकी 3 पत्नियां, 2 पुत्रों और 5 पुत्रियों के बावजूद आज उनकी समृद्ध विरासत और इतनी जो उनकी संपत्ति है उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। जी हाँ, आखिर कौन है वो फिल्मकार और क्यों उनके नाम के बिना अधूरा है भारतीय सिनेमा का अधिकार? क्या है फिल्मकार, अभिनेता और निर्माता निर्देशक के जीवन से जुड़े वो राज? जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। कहीं मत जाइए, बस बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल OSM बॉलीवुड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। जी हाँ, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया। ये एक ऐसा चैनल है जहां हम आपको फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग जानकारियां और बातें आपको बताते हैं जो आपको चौंकाती हैं और आपका ज्ञान भी बढ़ाती हैं। आज हम बात करेंगे फिल्मों में एक स्पॉट बॉय की हैसियत से अपना करियर शुरू करने वाले और आखिर में जाकर बड़े फिल्मकार बनकर बड़ा नाम कमाने वाले वी शांताराम साहब की। जी हाँ, रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का तराना। वी शांताराम को जो यश, सम्मान और प्रसिद्धि सिनेमा जगत में मिली है वो उनको बाकी सभी लोगों से अलग दिखाती है। उनकी समृद्धि, उनके इरादे, उनकी मेहनत, अपने 6 दशक तक उनके लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने 90 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई हैं और 55 फिल्मों का निर्देशन किया और 25 फिल्मों में अभिनय किया है। चुप क्यों हो? आखिर तुम मेरी ये बात क्यों नहीं मानते? सलोनी, मैं एक प्रेमी हूँ, डाकू नहीं हूँ। प्रेम कर सकता हूँ। वी शांताराम ने 3 शादियां की। कैसी थी उनकी फिल्में और क्यों उनको हासिल है एक अलग मुकाम और कहाँ हैं उनकी तीनों पत्नियां और उनके बच्चे? इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ आपसे उनके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं वी शांताराम के जीवन पर। 20वीं सदी के आरंभ में 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर में जन्मे वी शांताराम का जीवन संघर्ष की लंबी दास्तान है। चूंकि उनका परिवार आर्थिक अभावों से त्रस्त था, इसलिए वो ज्यों तो कुछ बड़े हुए। उनको आगे चलकर समझ आया कि उनको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बेड़ा पार लगेगा। उन्होंने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए जिनसे कम से कम वो अपना खर्च निकाल सकें। बचपन में वो नाटकों में भी काम किया करते थे। सबसे पहले उन्होंने जो नाटक ग्रुप ज्वाइन किया था उसका नाम था गंधर्व नाटक मंडली। कोई सपना नहीं जिंदगी 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 जिंदगी। इस मंडली में जब शांताराम जी ने काम करना शुरू किया तो पहले ही दिन उनको पता चल गया कि वो ना तो गा सकते हैं और ना ही संगीत की उन्हें कोई समझ है। ये किसी कलाकार के लिए बड़ा सदमा तो था ही, साथ ही उस दौर में किसी अभिशाप से कम नहीं था, क्योंकि वो दौर ही संगीत नाटकों का था और संगीत का ज्ञान ना होना वी शांताराम के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। एक तो शांताराम का साधारण सा चेहरा, उस पर संगीत का शून्य ज्ञान उनको नाटक की दुनिया में मिसफिट कर रहा था। शांताराम ये समझ चुके थे कि संगीत के जीरो ज्ञान के चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा
एक जूनियर आर्टिस्ट या बैक स्टेज आर्टिस्ट बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर शुरू हुआ उनका संगीत जानने का सफ़र। जी हाँ, उन्होंने संगीत को जिस कदर अपने में आत्मसात किया उसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। पर चलें और बग्गी से टलें ताकि हंसते हुए। वी शांताराम ने हिम्मत नहीं हारी, प्रयास करते रहे और एक साल बाद उनका धीरज जवाब दे गया, क्योंकि लोग उनको संजीदगी सीरियसली नहीं लेते थे। वो सब छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस लौट आए इस प्रण के साथ कि अब वो कभी नाटकों का रुख नहीं करेंगे। अब कुछ कर दिखाने का प्रण, बनने का प्रण करके शांताराम फिर से अपने स्कूल जाने लगे, लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी और पढ़ाई में भी शांताराम कोई खास तरक्की नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार परिवार के एक दोस्त ने उन्हें रेलवे वर्कशॉप में एक नौकरी दिलवा दी। वो स्वभाववश यहां भी कड़ी मेहनत करने लगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही था हार्ड वर्क करना। के हाथों में मेहंदी हलाल कर डाल। वर्कशॉप में भी उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर सुपरवाइजर ने उन्हें स्वतंत्र रूप से एक छोटे से विभाग की पूरी जानकारी सौंप दी। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। तनख्वाह भी बढ़कर रोजाना पूरे 12 आने हो गई। इस बीच शांताराम को एहसास हुआ कि कला के प्रति उनका रुझान अभी भी बना हुआ है, वो बने ही कला के लिए हैं, पर फिर भी कमाई का साधन वो छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में थे। फिर कुछ ऐसा घटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थी वो दुर्घटना, लेकिन शांताराम के लिए किसी वरदान से वो कम नहीं रही। फैक्ट्री में घटी एक गंभीर दुर्घटना में शांताराम के बाएं हाथ की उंगलियां जख्मी हो गई, 2 उंगलियां, और यहीं से उनकी तरक्की पर ब्रेक लग गया। और तो और उनका काम भी जाता रहा। अब शांताराम को लगा कि नाटक में वो फिर से अपना लक आजमाया जाए, यहां तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने माता पिता को जिस काम का वचन दिया था वो पूरा करके ही घर वापस जाऊंगा। नियति भी यही चाहती थी। शांताराम अपने मौसेरे भाई बाबूराव पिंडारकर, जो मशहूर महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के मैनेजर थे, उनके पास काम मांगने पहुंच गए। उस वक्त कंपनी के कर्ता धर्ता थे फिल्म बहुत मशहूर प्रसिद्ध फिल्मकार एवं चित्रकार बाबूराव कृष्ण राय मिस्त्री, जिनको लोग बाबूराव पेंटर के नाम से जानते थे। ये वही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जाने माने सेनानी लोकमान्य तिलक ने सिनेमा केसरी के खिताब से उन्हें नवाजा था। आगे चलकर यही वी शांताराम के गुरु भी बने। जब शांताराम के भाई उनको बाबूराव पेंटर साहब से मिलवाने गए तो उन्होंने शांताराम की तरफ देखे बिना अपनी पेंटिंग बनाते बनाते उनको काम पर रखने को कह दिया। बस यही वो पल था जिसके बाद वो शांताराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शांताराम 1919 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में स्पॉट बॉय की नौकरी की तरह काम करने लगे। जब शांताराम ने कंपनी ज्वाइन की तब यह फिल्म निर्माण कंपनी एक केंद्र बन चुकी थी फिल्म निर्माण का, और लोगों को भी मौके दे रही थी। बस फिर क्या था, वी शांताराम को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने वहां जमकर मेहनत करनी शुरू कर दी। उनकी लगन और प्रतिभा से प्रभावित होकर बाबूराव ने उनका ओहदा बढ़ा दिया और उन्हें प्रोडक्शन असिस्टेंट बना दिया। उनकी तरक्की हो गई। फिर ये अभिनय भी करने लगे धीरे धीरे। 1921 में बनी सुरेखा हरण में उन्होंने पहली बार एक्टिंग की थी। दोस्तों, फिल्मों के लिए उनका जो उतावलापन था और फिल्मों के लिए वो जिस तरह से एक्साइटेड रहते थे अभिनय के लिए, और उनकी जो सूझबूझ थी वो अन्य लोगों से अलग लगती थी, दिखती भी थी। इसलिए रंगमंच के हर पक्ष जैसे अभिनय, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा, रूप सज्जा आदि की अच्छी जानकारी उन्होंने बहुत जल्दी हासिल कर ली, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में बाबूराव पेंटर ने 1927 में अपनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म नेताजी पालकर के निर्देशन की जिम्मेदारी सौंप दी। जी हाँ, वी शांताराम जी को। और इसी के साथ निर्देशक की हैसियत से शांताराम का करियर शुरू हो गया। दोस्तों, शांताराम जी के सपने उनकी सोच से भी बड़े थे। कुछ नया, कुछ निराला, साहसिक काम करने की लगन कुलांचे भर रही थी उनके अंदर। जी हाँ, उनको उनके जैसे ही 3 और व्यक्ति मिले, जो थे केशवराव धायवर, विष्णुपंत दामले और एस फतेहलाल। ये चारों अपनी खुद की कंपनी स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने फाइनेंसर भी ढूंढ लिया। जी हाँ, चारों साझेदार बने और उनके 5वें साझेदार को उनके फाइनेंसर, जी हाँ,
वो जो उनके पांचवें साझेदार थे, उनके फाइनेंसर थे सीताराम कुलकर्णी। कोल्हापुर की मंगलवार पेठ में प्रभात फिल्म कंपनी की नींव रखी गई और तारीख थी 1 जून 1929। इस कंपनी ने कुछ मूक फिल्मों के साथ शुरुआत की, जिनमें उनकी प्रथम फिल्म गोपाल कृष्ण थी, दूसरी रानी साहिबा और तीसरी थी खूनी खंजर। ये सभी जी हाँ मूक फिल्में थी, इनमें साउंड नहीं था। इसी बीच बोलती यानी टॉकिस फिल्मों का दौर शुरू हो गया और कंपनी ने इसमें भी अपना हाथ आजमाया। इनके बैनर तले पहली बोलती फिल्म थी अयोध्या का राजा, जो 1932 में बनी थी। यह फिल्म हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में बनी थी, जिसकी नायिका थी दुर्गा खोटे। जी हाँ, उनके आपने आगे चलकर माँ के रोल देखे होंगे। और निर्देशक वी शांताराम। ये फिल्म हिट रही। इसके बाद इसी बैनर तले उन्होंने फिल्म आदमी, पड़ोसी, दुनिया न माने, संत ज्ञानेश्वर, अमृत मंथन और स्वराज तोड़नी आदि फिल्में बनाई। इन फिल्मों में जहां राष्ट्रीय एकता का भाव था, वहीं सामाजिक जागृति का भी पुट था। पड़ोसी फिल्म को वेनिस फिल्म महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। दोस्तों, स्वतंत्र और मौलिक सोच रखने वाले वी शांताराम को 1943 में प्रभात कंपनी से अलग होना पड़ा, या यूं कह लें कि उनको कंपनी से निकाल दिया गया। इसका कारण बहुत ही पर्सनल था, पर वो कारण पूरी कंपनी को प्रभावित कर रहा था। इसका किस्सा हम आपको सुनाते हैं। तो प्रभात कंपनी से निकलकर शांताराम पुणे से बॉम्बे आ गए। किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने वहां का वाडिया स्टूडियो खरीद लिया और स्टूडियो में उन्होंने अपने माता पिता की पूर्ण स्थिति में राजकमल कला मंदिर की स्थापना की और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। ये वो समय था जब शांताराम के अंदर का कला प्रेमी जाग रहा था और उनकी रचनात्मकता चरम सीमा पर थी। इस बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म शकुंतला थी। राजकमल चित्र मंदिर के बैनर में बनी पहली फिल्म शकुंतला साल 1943 में प्रदर्शित हुई थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में चंद्रमोहन, जयश्री, निम्बालकर, जोहरा, नाना पलशिकर थे। इस फिल्म का संगीत बसंत देसाई ने तैयार किया था। अगले करीब 40 सालों में राजकमल के बैनर तले करीब 40 हिंदी, मराठी, तेलुगु और बांग्ला फिल्में बनी। इसी बैनर तले बनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे और 2 आंखें 12 हाथ ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पुरस्कार जीता। तो स्त्री को अमेरिका मोशन पिक्चर्स अकेडमी ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने को साल 1964 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं दोस्तों, शांताराम ने कई कलाकारों को जीवन दान दिया। फिल्म सुरंग से अभी तक छोटी मोटी भूमिकाओं में नजर आने वाले चंद्रशेखर हीरो बने, तो परछाई में साइड रोल में नजर आने वाली मराठी फिल्मों की अभिनेत्री संध्या ने 3 बत्ती 4 रास्ता से हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन अपना पहला कदम रखा था। अभी तक बाल भूमिकाएं निभाती आई नंदा भी राजकमल की ही फिल्म तूफान और दिया से हीरोइन बनी थी। और फिल्म गीत गाया पत्थरों ने इसी फिल्म में शांताराम की बेटी राजश्री और जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, वी शांताराम ने हिंदी, मराठी और तेलुगु में कई फिल्में बनाई, जिनकी विषय वस्तु दहेज प्रथा, अनमोल बेमेल विवाह और दूरी सामाजिक समस्याएं थी। पहली कला फिल्म बनाने का श्रेय भी वी शांताराम को ही जाता है। 2 आंखें 12 हाथ भारत की पहली कला फिल्म मानी जाती है। इतना ही नहीं, उस दौर में झनक झनक पायल बाजे को उन्होंने 70 mm के स्टीरियोफोनिक साउंड में तैयार किया था। यह संगीत के रागों और डांस को समर्पित पहली फिल्म थी। वहीं जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली भारतीय नृत्य को समर्पित फिल्म थी, जिनका आज भी कोई सानी नहीं है। ये फिल्में देखते ही आपको लगेगा कि वाह, उस जमाने में ऐसी सोच के मालिक थे वी शांताराम साहब। लेकिन जिस फिल्म के कारण वी शांताराम को
आज भी याद किया जाता है वो है उनकी कालजयी रचना दो आंखें 12 हाथ। ये कैदियों को खुले वातावरण में रहकर उन पर भरोसा और प्रेम जताकर भावनात्मक सुधार लाने वाली एक अद्वितीय और बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने स्वयं एक्टर, जी हाँ, हीरो की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के दौरान बहुत सारी मुश्किलें उन पर आई, उन्हें बहुत मुश्किलें आई थी। इनकी आंखें तक घायल हो गई, लेकिन उन्होंने देश, काल और सिचुएशन के अनुसार इस फिल्म को जिस विषय वस्तु को लेकर बनाया था उसे पूरा करके दिखाया। इसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर पुरस्कार और राष्ट्रीय, जी हां, राष्ट्रपति पदक भी मिला था। चलिए तो अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। जितना क्रिएटिव उनका सिने संसार रहा है उतना ही रंगीन उनका निजी जीवन भी रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में एक दो नहीं बल्कि तीन शादियां की थी दोस्तों। उनकी सबसे पहली शादी उनके परिवार की मर्जी से हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था, जी हां, विमला ताई। वी शांताराम उनसे 1922 में शादी कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी विमला को 3 बच्चे थे, बेटा प्रभात कुमार, बेटियां सरोज और चारुशीला। समय बीता, वो फिल्में बनाने लगे। उसके 19 साल बाद वी शांताराम का दिल एक अभिनेत्री पर आ गया और इसके लिए वो इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने अपने ही बनाए सारे नियमों को ताक पर रख दिया। जी हाँ, इश्क होता ही ऐसा है, जिसके चलते उनके प्रभात फिल्म कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। वो कंपनी जिसके वो खुद संस्थापक सदस्य थे। दरअसल जब कंपनी शुरू हुई तभी कंपनी के सभी संस्थापकों ने कंपनी में भारतीय परंपराओं और संस्कृति को संजो कर रखने का नियम बनाया था। इन सभी ने मिलकर कंपनी के लिए कुछ खास नियम बनाए थे, जिनमें सबसे प्रमुख था कि इससे जुड़े सभी लोग सद चरित्रता का पालन करेंगे, यानी वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनके चरित्र पर उंगली उठ जाए। इसके अलावा एक और नियम था कि कंपनी में कोई भी शादीशुदा अभिनेत्री नहीं रखी जाएगी। जी हाँ, साल 1941 में वी शांताराम ने प्रभात के बैनर में फिल्म पड़ोसी शुरू की, तो उसमें हीरोइन की भूमिका में एक नई अभिनेत्री जयश्री को लिया गया। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जयश्री और वी शांताराम के बीच प्यार पनपने लगा और उन दोनों ने शादी कर ली। इस बात को लेकर प्रभात में खलबली मच गई, हंगामा हो गया, क्योंकि वी शांताराम पहले से शादीशुदा थे। नियम के मुताबिक जो उन्होंने खुद बनाए थे, शादीशुदा अभिनेत्री प्रभात में रहकर काम नहीं कर सकती थी। इसलिए प्रभात के बाकी दूसरे पार्टनर्स ने मिलकर जयश्री पर प्रभात छोड़ने का दबदबा बनाया। उधर वी शांताराम की इस शादी का भी विरोध हो रहा था बहुत ज्यादा। मजबूरन वी शांताराम को प्रभात छोड़ना पड़ा। वो पुणे से मुंबई चले गए, जहां उन्होंने साल 1942 में राजकमल कला मंदिर और राजकमल स्टूडियो की नींव रखी, उसकी स्थापना की। अभिनेत्री जयश्री से उन्हें 3 संतानें पैदा हुई, मराठी फिल्म निर्देशक और निर्माती किरण, अभिनेत्री राजश्री और तेजश्री। पर दोस्तों, वी शांताराम का दिल इन 2 शादियों पर भी नहीं रुका। उनके जीवन में फिर से एक नई हीरोइन ने एंट्री मारी और वो थी अभिनेत्री संध्या। संध्या ने शांताराम की 1952 में आई फिल्म अमर भूपाली से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म की सफलता के बाद दर्शकों ने संध्या के अभिनय कौशल पर ध्यान दिया। भावपूर्ण निगाहें, चरित्र के स्वभाव के अनुसार चरित्र का संवाद उसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। उसके बाद वी शांताराम ने फिल्म परछाई में संध्या का एक और रूप देखा। शानदार अभिनय के साथ उनकी डबिंग शक्ति, जिसने दर्शकों को तो प्रभावित किया, साथ ही वी शांताराम पर भी उस बात का गहरा असर पड़ा। वो बहुत इंप्रेस हुए। उनका दिल संध्या की खूबसूरती और उनके टैलेंट को देखकर धड़कने लगा। 1955 में उन्होंने प्रोडक्शन की फिल्म छनक छनक पायल बाजे, जिसमें संध्या ने दर्शकों के साथ साथ, जी हाँ, बाकी जितने भी बड़े बड़े फिल्मकार थे उनकी वाहवाही लूटी। 22 दिसंबर 1956 को दोनों ने शादी कर ली। इस तरह संध्या वी शांताराम की तीसरी पत्नी बन गई, जो पत्नी के साथ साथ उनकी, जी हाँ, सहकर्मी भी थी। उनका हाथ बटाती थी काम में और सह कलाकार भी थी। दोनों ने 1958 में रिलीज हुई फिल्म दो आंखें 12 हाथ में बहुत ज़बरदस्त शानदार अभिनय किया था। आप आज भी वो फिल्म देख सकते हैं। कमाल की बात यह है कि वी शांताराम ने अपनी तीनों शादियों को बखूबी निभाया। उनके जीते जी कभी भी उनके करियर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना पत्नियों के बीच ना बच्चों के बीच। क्या तालमेल है भाई।
परिवार में, समाज में संतुलन, सामंजस्य बिठाना वी शांताराम की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। एक सफल निर्माता, निर्देशक और अभिनेता होने के साथ साथ वो एक कुशल, जी हाँ, प्रशासक भी थे। 40 के दशक में लगातार 7 सालों तक सेंसर के एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद वो फिल्म डिवीजन के निर्माण विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। 1950 के दशक में 5 साल तक गिल्ड का मुखिया रहने के बाद ही साथ ही उन्होंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर साल 1985 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के बिग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पर 80 का दशक आते आते बढ़ती उम्र के कारण वी शांताराम की सक्रियता में थोड़ी कमी आने लगी थी। 7 सालों तक खामोश बैठे रहने के बाद फिल्म झंझार से उन्होंने एक बार फिर से बतौर निर्माता निर्देशक सक्रिय होने की पूरी कोशिश की। 1987 में उन्होंने झांझर नाम की एक फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने अपने नाती सुशांत रे से वायदा किया था कि वो उसे फिल्मों में ज़रूर लॉन्च करेंगे। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया था, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से विफल रही। ये फिल्म राजकमल के बैनर पे बनी थी और ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। दोस्तों, अपने लंबे फिल्मी चक्र में वी शांताराम ने तमाम बड़े पुरस्कार हासिल किए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर दादा साहब फाल्के अवार्ड तक उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनकी मराठी फिल्म माणूस के लिए चार्ली चैपलिन ने भी उनकी प्रशंसा की थी। जी हाँ, चैपलिन को बहुत हद तक ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। 31 मार्च 2016 को प्रख्यात निर्देशक स्वर्गीय वी शांताराम की मराठी फिल्म पिंजरा को फिर से डिजिटल प्रारूप में रिलीज़ किया गया। फिर 1972 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने इसी दिन अपनी रिलीज़ के 44 साल भी पूरे किए थे। ये फिल्म अपने समय की सबसे ज़्यादा सफल होने वाली फिल्मों में से एक मानी जाती है और 1972 की मराठी की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, उनका आत्मचरित्र शांताराम हिंदी और मराठी में भी प्रकाशित किया गया, जो उनकी बेटी मथुरा जसराज पंडित ने लिखी है। वो जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की पत्नी है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर वी शांताराम पुरस्कार की स्थापना की। 17 नवंबर 2001 को उनके सम्मान में भारतीय डाकतार विभाग ने उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों, 1990 में 79 साल की उम्र में वी शांताराम जी का निधन हो गया। गुजरे जमाने की मशहूर फिल्म निर्माण संस्था राजकमल कला मंदिर की कमान अब वी शांताराम की दूसरी पत्नी और जयश्री के बेटे किरण शांताराम के हाथों में है। वी शांताराम की तीसरी पत्नी और झनक झनक पायल बाजे, नवरंग और सहरा जैसी फिल्मों की नायिका संध्या आज भी राजकमल स्टूडियो के मुख्य भवन की दूसरी मंजिल पर रहती हैं, लेकिन वो अब बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहती। अब रहा सवाल राजकमल स्टूडियो का, तो इसकी पहचान अब भारी निर्माताओं को किराए पर शूटिंग फ्लोर, लैब और रिकॉर्डिंग रूम देने वाले स्टूडियो तक ही सिमट कर रह गई है। यानी जो मुकाम वी शांताराम ने बनाया था, उस धरोहर को कोई भी संभाल कर नहीं रख पाया। 3 पत्नियां, 7 बच्चों के बावजूद उनके जाने के बाद जैसे सब कुछ वीरान सा हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको वी शांताराम जी पर बना ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।